हेलो बच्चों। तो अब स्टार्ट करते हैं गैसीय अवस्था यानी गैसियस स्टेट। तो गैसीय अवस्था स्टार्ट करने से पहले हम ठोस अवस्था और द्रव अवस्था के बारे में पढ़ चुके हैं कि जो ठोस अवस्था होती है उसमें पदार्थ क्या होते हैं। पदार्थ जो होते हैं उनका आकार निश्चित होता है, उनकी स्पष्ट सीमाएं होती हैं, उनका आयतन स्थिर होता है और नगण्य संपीड़िता होती है। ठीक है, ये क्या होते हैं? दृढ़ होते हैं। और इनमें जो विषण होता है वो संभव नहीं होता है। वो किस वजह से संभव नहीं होता है? क्योंकि इनके जो कण होते हैं पदार्थ में, जो ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं वो उनमें जो आकर्षण बल होता है वो बहुत मजबूत होता है, जिस वजह से उनके बीच का रिक्त स्थान क्या होता है? नगण्य होता है। इसलिए इनमें किसी भी अन्य पदार्थ का जो विषण होता है वो संभव नहीं हो पाता है, और यही कारण होता है कि इनका क्या होता है? आकार आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। फिर है द्रव अवस्था। तो द्रव अवस्था में हमने देखा कि जो पदार्थ होते हैं उनका जो आकार होता है वो क्या होता है? वो तो अनिश्चित होता है। ठीक है, और जो आयतन होता है वो क्या होता है? निश्चित होता है। तो इनका जो आयतन है वो निश्चित होता है, लेकिन आकार क्या होता है? आकार निश्चित नहीं होता है। और जो द्रव होते हैं उनमें क्या होता है? जो आकर्षण बल होता है कणों के बीच का वो ठोस की अपेक्षा क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिस वजह से उनके बीच का रिक्त स्थान भी बढ़ जाता है। और जो कण होते हैं वो फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए। और यही कारण होता है कि इनमें जो होता है विषण क्या होता है? संभव होता है। इनमें ठोस का, द्रव का और गैस का विषण क्या होता है? संभव होता है द्रव अवस्था में। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं गैसीय अवस्था को। तो फिर है गैसीय अवस्था में, आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारे में हवा भरता है? कह रहे हैं कि जो गुब्बारे वाला होता है वो क्या करता है? एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भर देता है। तो इसके पीछे का जो कारण होता है बच्चों वो होता है कि जो गैस होते हैं, गैसीय अवस्था में जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। मतलब उनमें की जो संपीड़ता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से वो एक छोटे से सिलेंडर में बहुत आयतन की जो गैस होती है वो भरी जा सकती है। और यही कारण होता है कि जो वो क्या करता है? एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भर पाता है। ठीक है, उसके बाद है उससे पता लगाइए कि एक ही सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है। तो एक सिलेंडर से वो बहुत सारे गुब्बारे भर सकता है। ठीक है, उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। तो जो हवा, जो गुब्बारे भरने वाला सिलेंडर होता है उसमें जो होती है हीलियम गैस भरी होती है बच्चों। क्योंकि हीलियम गैस जो होती है वो बहुत ही हल्की होती है। हाइड्रोजन गैस भी बहुत हल्की होती है हवा के कंपैरिजन में, लेकिन हाइड्रोजन जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ फ्लेमेबल होती है। मतलब वो एक ज्वलनशील गैस है, जिसकी वजह से उसका यूज़ नहीं किया जाता है गुब्बारे भरने वाले सिलेंडर में, बल्कि किसका यूज़ किया जाता है? हीलियम गैस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब है क्रियाकलाप 1.11। इसमें कहा गया है 100 ml की 3 सिरिंज लें और उनके सिरे को रबर के कॉर्क से बंद कर दें, जैसा चित्र 1.4 में दिखाया गया है। तो यहाँ पे चित्र 1.4 दिया गया है और इसमें कहा गया है इसमें सिर्फ एक ही सिरिंज ली गई है और हमने क्या करना है? हमने 3 सिरिंज लेनी है, ऐसी 2 सिरिंज और लेनी है। ठीक है, फिर इसमें जो इसका सिरा होता है उसको रबर की कॉर्क से बंद कर दिया गया है। ये वाला एरिया जो है वो पिस्टन कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे गैस भरी गई है और ऐसे ही 2 सिरिंज होंगी जिनमें जल और चॉक के टुकड़े भरे जाएंगे। ठीक है, अब आगे कहा गया है सभी सिरिंजों के पिस्टन को हटा लें। पहली सिरिंज में हवा रहने दें, दूसरी में जल और तीसरी में चॉक के टुकड़े भर दें। पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाकर सिरिंज की पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ी वैसलीन लगा दें। अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश करें। तो हमने 3 सिरिंज लेनी है, माना ये क्या है? 3 सिरिंज है। ठीक है, और अब इनका जो पिस्टन है, पिस्टन हटा के हमने क्या कर देना है? इनमें
एक में जल, ठीक है, माना इसमें जल भर दिया है, इसमें क्या है, गैस भर देनी है, और इसमें चौक के टुकड़े भर देने हैं, ठीक है। तो अब जो चौक के टुकड़े होते हैं वो क्या है, वो ठोस होते हैं। तो ठोस में जो ठोस पदार्थ जो होते हैं उनके जो कण होते हैं वो बहुत पास पास व्यवस्थित होते हैं। तो पास पास व्यवस्थित होने की वजह से क्या होता है, उनके बीच में रिक्त स्थान नगण्य होता है। तो अगर किसी चीज़ के बीच में रिक्त स्थान नहीं है तो आप उसको दबाव डाल के उसको और संपीड़ित नहीं कर सकते हो, मतलब उनके कणों को और पास पास नहीं ला सकते हो। जबकि अगर हम जल की बात करेंगे तो जल में क्या होता है कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच का जो आकर्षण बल होता है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, जिस वजह से उनके बीच का रिक्त स्थान थोड़ा सा बढ़ जाता है। और रिक्त स्थान बढ़ने के कारण आप उसके कणों को थोड़ा पास पास ला सकते हो, तो ये थोड़ा सा संपीड़ित हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम गैस की बात करते हैं तो गैस में क्या हो जाता है, जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, और इसके जो कण होते हैं बहुत दूर दूर हो जाते हैं, और इनके बीच का रिक्त स्थान भी बढ़ जाता है, और कण भी गति करने के लिए बहुत फ्री हो जाते हैं। तो इनको क्या किया जा सकता है, संपीड़ित किया जा सकता है, और कह सकते हैं कि जो गैस होती हैं वो उनके बीच का रिक्त स्थान ज़्यादा होने के कारण उनको हम काफ़ी संपीड़ित कर सकते हैं। इसलिए जो गैस होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, क्योंकि उनके बीच का रिक्त स्थान ज़्यादा होता है, और अगर हम उन पे दबाव डालेंगे तो वो संपीड़ित हो जाती हैं, ठीक है। अगर हम ठोस की कंपैरिजन और जल के कंपैरिजन में देखते हैं तो जो गैस होती हैं वो सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं। तो इस क्रियाकलाप से हमको यही समझ में आता है कि जो गैस होती हैं वो सबसे ज़्यादा संपीड़ित होती हैं, जल थोड़ा सा, और जो ठोस होते हैं वो बिल्कुल भी संपीड़ित नहीं होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे कहा गया है, आपने क्या देखा, किस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया, अपने प्रेक्षण से आपने क्या अनुमान लगाया। तो हमने देखा कि जो पिस्टन है, जब हमने उसको दबाया, कंप्रेस किया, तो सबसे ज़्यादा जो गैस होती हैं वो सबसे ज़्यादा क्या होती हैं, हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। उनको आसानी से क्या किया जा सकता है, संपीड़ित किया जा सकता है। ठोस और द्रव जो जल है उसके तुलना में अगर हम देखें तो जो गैसें होती हैं वो सबसे ज़्यादा संपीड़ित होती हैं, ठीक है, क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा होता है, उसके कण जो होते हैं वो इधर उधर गति करते रहते हैं, तो उनको उनके बीच का रिक्त स्थान ज़्यादा होने के कारण उन कणों को हम और पास पास ला सकते हैं। इसलिए जो गैस होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, ठीक है। और अगर ठोस की बात करें तो ठोस के कण बहुत पास पास पहले से ही होते हैं, तो आप उनको और पास पास नहीं ला सकते हो, तो वो संपीड़ित नहीं होती है। जल की बात करें तो जल में थोड़ा रिक्त स्थान होता है, इसलिए जल भी थोड़ा संपीड़ित हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर संपीड़न की बात करेंगे तो वो किस में होगा, गैस में, ठीक है। अब आगे कहा गया है, हमने देखा कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है, ठीक है। तो हमने देखा, जो हमने क्रियाकलाप किया उसमें देखा कि जो हमने तीनों सिरिंज ली थी तो उनमें से जो गैस वाली सिरिंज थी वो सबसे ज़्यादा कंप्रेस हुई, सबसे ज़्यादा उसमें क्या हुआ, संपीड़न हुआ। तो इसका मतलब जो ठोस और द्रव की तुलना में अगर हम देखें तो गैस जो होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, मतलब उनका संपीड़न सबसे ज़्यादा होता है। और ये किस वजह से होता है, क्योंकि उनके बीच का जो रिक्त स्थान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उनके कणों के बीच का जो रिक्त स्थान होता है वो ज़्यादा होता है, तो उसके कणों को हम संपीड़ित करके पास पास ला सकते हैं। इसलिए जो गैस होती है उसमें सबसे ज़्यादा संपीड़न पाया जाता है। फिर है, हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है।
तो हमारे घरों में जो एलपीजी सिलेंडर यूज़ होते हैं बच्चों, उनमें भी जो गैस होती है वो संपीड़ित करके डाली जाती है और वो द्रवीकृत फॉर्म में होती है, ठीक है। फिर जो अस्पतालों में दिए जाने वाले जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, उनमें भी क्या होती है, संपीड़ित गैस भरी जाती है। मतलब गैस को क्या किया जाता है, संपीड़ित करके भरा जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो अत्यधिक आयतन की जो गैस होती है उसको हम एक छोटे से सिलेंडर या कम आयतन वाले सिलेंडर में भर सकते हैं और आसानी से इधर उधर कहीं भी हम उसको ले जाते हैं, ठीक है। फिर है, आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जो जिसको हम सीएनजी कहते हैं, का उपयोग होता है। तो जो ईंधन के रूप में भी जो नेचुरल गैस होती है, नेचुरल गैस मतलब प्राकृतिक गैस जो है, उसको संपीड़ित करके ईंधन के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर है, संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण संपीड़ित गैसों में जो संपीड़न है वो सबसे ज़्यादा होता है। इस वजह से गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। तो इसमें कह रहे हैं कि जो गैस है उसमें संपीड़न का गुण पाया जाता है ना। अभी हमने देखा कि उसको सबसे ज़्यादा संपीड़ित किया जा सकता है। तो इसके इस नेचर की वजह से ही हम क्या करते हैं, जो अत्यधिक आयतन वाली जो गैस है उसको हम कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित करके भर सकते हैं। फिर कह रहे हैं, एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसको भेजा जा सकता है। और फिर हम सिलेंडर के थ्रू क्या करते हैं, इसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेज सकते हैं। तो अब है, हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। यह गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस द्रव्यों के मिश्रण से करें। तो बच्चों, क्या होता है कि जब हमारे घर में या रसोई में अगर खाना बन रहा होता है, तो चाहे हम किसी दूसरे तीसरे कमरे तक बैठे हों या फिर अगर कहीं बाहर भी हों, तो हमारे जो किचन में खाना बन रहा होता है उसकी जो गंध होती है, सुगंध होती है, वो हम तक क्या होती है, पहुंच जाती है। इसके पीछे का क्या कारण होता है कि हमारे बीच में और खाने के बीच में क्या होती है, वायु उपस्थित होती है। तो जो खाने के कण होते हैं वो क्या होते हैं, वायु में विसरित हो जाते हैं, क्योंकि वायु में विसरण बहुत तीव्रता से होता है या बहुत ज़्यादा होता है। तो जो खाने के कण होते हैं वो वायु के कणों के साथ डिफ्यूज़ हो जाते हैं और वायु के द्वारा ही वो हम तक पहुंच जाते हैं, जिससे कहीं दूर बैठे ही हम तक वो खुशबू क्या होती है, पहुंच जाती है। और जो गर्म खाना होता है उसका जो तापमान होता है वो ज़्यादा होता है, जिससे उसके कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या हो जाती है, तेज़ हो जाती है, जिससे उसका विषण वायु में क्या हो जाता है, जल्दी से हो जाता है। और यही कारण है कि जो गर्म खाने की खुशबू होती है वो कहीं दूर बैठे भी हमको आ जाती है। जबकि जो ठंडा खाना होता है उसके जो कण होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा इतनी ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए उसकी खुशबू के लिए हमें उसके पास ही आना पड़ता है। लेकिन गर्म खाने की खुशबू क्या होती है, दूर बैठे ही हमको आ जाती है। फिर कह रहे हैं कि द्रवों से और ठोसों से अगर हम इसकी तुलना करेंगे तो द्रव में विसरण थोड़ा बहुत संभव है, लेकिन ठोसों में विसरण संभव नहीं होता है। तो सबसे अधिक जो विसरण होता है वो किस में संभव होता है बच्चों, गैस में सबसे अधिक विसरण संभव होता है। फिर है, कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। तो जो कणों की तेज गति होती है, जब खाना गर्म होता है तो उसमें क्या होता है, कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है और जो वायु है उनके बीच में क्या होता है, अत्यधिक रिक्त स्थान होने के कारण जो गैसों का अन्य गैसों में विसरण है, ठीक है। तो जो खाने की कण है उनका जो वायु में विसरण होता है वो क्या होता है, बहुत तीव्रता से होता है, क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, जो गैस होते हैं उनके बीच का रिक्त स्थान क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो उसमें कोई भी अन्य जो चीज़ होती है, मतलब अन्य जो गैस होती है वो क्या हो जाती है, जल्दी ही डिफ्यूज़ हो जाती है। तो अब यहाँ पे चित्र
1.5 दिया गया है, जिसमें कहा गया है ए, बी तथा सी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के कणों का योजनाबद्ध आवर्धित चित्रण है। तीनों अवस्थाओं में कणों की गति को देखा जा सकता है और उनकी तुलना की जा सकती है। तो यहाँ पे जो चित्र ए है, बी है और सी है, ये क्या है, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के कणों का योजनाबद्ध आवर्धित चित्रण है, जिसमें क्या है कि जो तीनों अवस्थाओं में कणों की जो तीनों अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस, इसमें जो कणों की गति होती है उसको हम देख सकते हैं और उनकी तुलना कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें ठोस पदार्थ को, तो ठोस पदार्थ में इन्होंने एक प्लेट में कुछ सॉलिड रखा है, और अगर हम उस सॉलिड के पदार्थों के कणों की जो व्यवस्था है उसको देखें, तो जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके कणों की जो व्यवस्था होती है वो बहुत पास पास होती है, क्योंकि इनके बीच का जो आकर्षण बल होता है वो इनको मजबूती से बांधे रखा होता है, जिस वजह से इनके बीच का रिक्त स्थान बहुत कम होता है, या नगण्य समझ लो। और फिर जिस वजह से क्या हो जाते हैं, जो इनके कण होते हैं वो फ्रीली, मतलब स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर पाते हैं। ये क्या होती हैं, इनका रिक्त स्थान कम होने की वजह से इनके कणों की जो क्या होती है, पोजीशन होती है, वो क्या हो जाती है, फिक्स्ड हो जाती है। तो ये सिर्फ अपनी ही जगह पे क्या करते हैं, मोशन करते हैं या फिर वाइब्रेट करते हैं। ये इधर उधर गति नहीं कर पाते हैं, और वो किस वजह से होता है, क्योंकि इनके बीच का आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है, और जो कण होते हैं उनको खाली स्थान नहीं मिल पाता है, क्योंकि इनके बीच का रिक्त स्थान क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इसलिए वो जो कण होते हैं वो गति नहीं कर पाते हैं, केवल अपनी ही जगह पे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। फिर अगर हम चित्र बी को देखें, तो इसमें द्रव लिया गया है एक बीकर में, और जब हम द्रव के कणों को देखते हैं तो हमें देखने को मिल रहा है कि ठोस की तुलना में जो द्रव के कण हैं वो थोड़ा दूर दूर व्यवस्थित हैं, और जैसे ठोस के कणों के एकदम सिस्टम से व्यवस्थित हैं, वैसे द्रव के कण हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि इनके बीच का जो आकर्षण बल होता है वो ठोस की तुलना में कम हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है, और जिस वजह से इनके बीच का खाली स्थान या जो रिक्त स्थान होता है वो भी बढ़ जाता है, और जो कण होते हैं उनको गति करने के लिए क्या हो जाता है, रिक्त स्थान मिल जाता है। तो ठोस की तुलना में अगर हम देखें तो जो द्रव के कण हैं वो थोड़ा बहुत गति कर सकते हैं, क्योंकि उनके बीच का जो रिक्त स्थान होता है वो क्या है, थोड़ा बढ़ गया है। अब अगर हम चित्र सी को देखते हैं, तो उसमें हम देख सकते हैं कि एक गुब्बारे के अंदर जो हवा भरी गई है, तो जब हम इनके कणों को देखते हैं, इन कणों को देखने पे हमें पता चलता है कि जो गैस के कण होते हैं वो बहुत दूर दूर व्यवस्थित होते हैं, और इनके बीच का जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, जिस वजह से इनके बीच का जो रिक्त स्थान होता है वो बढ़ जाता है, और इसी वजह से जो गैस के कण होते हैं वो बहुत स्वतंत्र रूप से गति कर पाते हैं, इधर उधर कहीं भी गति कर पाते हैं। तो अगर हम इन तीनों की तुलना करें तो हम देख पा रहे हैं कि जो ठोस है उसके जो कण होते हैं वो एक फिक्स्ड पोजीशन पे ही मूव कर पाते हैं या वाइब्रेट कर पाते हैं। अगर किस पे आ जाएं, द्रव पे आ जाएं, तो द्रव में क्या है, जो कण है उनका जो आकर्षण बल होता है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, जिस वजह से रिक्त स्थान बढ़ जाता है, और वो जो कण होते हैं वो थोड़ा फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए या फिर गति करने के लिए। और अगर हम गैस पे आ जाएं, तो गैस के जो कण हैं उनको सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता मिल जाती है इधर उधर गति करने के लिए, और उनके बीच का जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से रिक्त स्थान भी बढ़ जाता है, और जो कण होते हैं वो इधर उधर गति कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे कहा गया है, गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। तो हमने देखा कि गैसीय अवस्था में क्या है कि जो पदार्थ के कण हैं वो बहुत दूर दूर व्यवस्थित हैं, क्योंकि इनके बीच का जो आकर्षण बल है वो बहुत कम हो गया है और रिक्त स्थान भी बढ़ गया है, जिसकी वजह से ये जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, अनियमित गति करते हैं और अत्यधिक तीव्र गति हो जाती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। ठीक है,
तो इस अनियमित गति के कारण क्या होता है कि जो ये कण होते हैं ये आपस में टकराते हैं और जो बर्तन की दीवारें हैं उससे टकराते हैं। जैसे बलून में अगर आपने देखा होगा बच्चों, बलून में अगर हम ज़्यादा हवा भर देते हैं, गुब्बारे में अगर हम ज़्यादा हवा भर देते हैं तो क्या होता है, वो जो दीवार होती है गुब्बारे की उससे वो कण क्या होते हैं, टकराते हैं और दीवारों से टकराते हैं, आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर हम ज़्यादा हवा भरते हैं तो वो फूट जाता है या ब्लास्ट हो जाता है। तो इसके पीछे का कारण यही है कि जो गैसीय अवस्था में कण होते हैं उनकी गति क्या होती है, अनियमित होती है और अत्यधिक तीव्र होती है। ठीक है, फिर है बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। तो बर्तन की दीवार पर जो गैस के कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर जो बल लगता है उसी के कारण गैस का दबाव बनता है और इसी के कारण क्या होता है, गैस का दबाव बनता है। जो गैसीय अवस्था में कण होते हैं उनकी अनियमित और अत्यधिक तीव्र जो गति होती है उसके कारण क्या होता है, प्रति इकाई क्षेत्र पर बल लगता है और इसी बल के कारण क्या होता है, गैस का दबाव बनता है। ठीक है।